हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास, कि किस प्रकार क्या क्या भाग होते हैं नर में और मादा युग्मोद्भिद की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनका कैसे कैसे विकास होता है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में अपन ने नर का जो है, नर के जो युग्मोद्भिद होता है नर, जिसे अपन पराग कण कहते हैं, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। पराग कण की संरचना के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। अब यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं मादा युग्मोद्भिद की, और मादा युग्मोद्भिद के जो पिछले वीडियो में अंडा जायान कहते हैं, और जायान के जब जायान होता है वो 3 भागों में बटा होता था। अपना है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। वृत्तिकाग्र जो था अंडक ये जायान का ऊपरी भाग था, जो परागगण की क्रिया के दौरान पराग कणों को एकत्रित कर रहा था या संग्रहित कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो परागवर्तिका थी, एक लंबी बेलनाकार संरचना थी जो पराग नलिका के लिए रास्ता प्रदान कर रही थी। जो तीसरा जो अपना भाग था, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो था अंडाशय। जायान का सबसे निचला आधारी फूला हुआ भाग क्या कहला रहा था? अंडाशय कहला रहा था। और उस अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं थी। उन संरचनाओं को अपन ने बीजांड कहा था। क्या कहा था? उन संरचनाओं को अपन ने बीजांड कहा था। ठीक है, बीजांड कह दिया उन संरचनाओं को अपन ने। अब यहां से जो अपन बात कर रहे हैं, एक बीजांड की संरचना देख ली थी और बीजांड के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, अपन ने क्या देखा था, एक बीजांड की संरचना देखी थी। तो बीजांड की संरचना में उसके 4-5 स्तर थे बीजांड के। उन स्तरों को अपन ने अध्यावरण कहा था। लेकिन कुछ जगह पे क्या होते हैं, अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, जिसे अपन कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, उसको अपन ने क्या कह दिया था? बीजांड द्वार। और एक जो भाग था, उसके विपरीत वाला भाग था, उसको बोला था निभाग। ठीक है, तो बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर अपन बीजांड के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीजांड द्वार और निभाग की उपस्थिति के आधार पर जो बीजांड जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है बीजांड द्वार व निभाग की उपस्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अपन को क्या करना है, इस 6 प्रकार में से ओनली सिर्फ 2 जो है अपने सबसे मोस्ट है, उनके बारे में अपन को बात करना है। एक तो बात करेंगे अपन रज्जु बीजांड। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, जो बीजांड द्वार है और निभाग है, और एक और की बात करेंगे बीजांड व्रंत की, ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं। जैसे मैंने बात कर ली, ये वाली जो है अपना क्या है, बीजांड है। इस बीजांड के ऊपर क्या है, ये मान लिया जाए कि ये है, यहाँ पे जावरण अनुपस्थित है,
तो इस संरचना को तो अपन ने कह दिया बीजांड द्वार। क्या कह दिया? बीजांड द्वार कह दिया इस संरचना को। तो ठीक है, और ये वाली जो संरचना है इस वाले भाग को अपन ने निभाग कह दिया, और ये वाली जो संरचना है इसको अपन ने बीजांड व्रंत कह दिया। क्या कह दिया? बीजांड व्रंत कह दिया। तो ये तीनों क्या है? एक ही दिशा में है, इनकी जो स्थिति है एक ही अक्ष पर है, इसलिए इनको अपन ने क्या कह दिया? इन तीनों को रज्जु बीजांड कह दिया। यदि आप लिखना चाहो रज्जु बीजांड के अंदर तो आप क्या लिखोगे कि रज्जु बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत होते हैं, तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। कैसे लिखोगे कि तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार का बीजांड, कौन सी फैमिली में पाया जाता है? तो आपको जैसे करके लिखना है। क्या लिखोगे आप इसमें? जैसे करके पोलीगोनेसी एक फैमिली है, पोलीगोनेसी, और अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म। ये आप लिख देना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका मैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। अनावृत बीजियों को क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? रज्जु बीजांड की। ठीक है, अब यदि अपन दूसरे बीजांड की बात करते हैं तो अपना दूसरा बीजांड कौन सा होता है? प्रतीक्त बीजांड। कौन सा? प्रतीक्त बीजांड। अब इस प्रतीक्त बीजांड की कैसी संरचना होती है उसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार, जैसे अभी अपन ने मान लो कि मैं वापस एक वही डायग्राम बनाऊं अपने पास, तो ये वाला जो था अपना बीजांड द्वार था, ये वाला निभाग था और ये बीजांड व्रंत था। तो इस प्रतीक्त प्रकार के बीजांड में क्या होते हैं? ये जो ये वाला है बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। कैसे? मान लिया जाए कि ये इसका एक कोण है, ये इसके अक्षिस कोण है ये वाला। ठीक है, अब क्या किया गया कि यहाँ से यहाँ तक घूमेगा कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी कितनी हो गई? 90 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों कितनी हो जाती है? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है इसकी स्थिति कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो इसका जो है ये वाला बीजांड द्वार नीचे की ओर होगा और ये निभाग वाला जो सिरा है यहाँ होगा। तो देखिए मैं वापस क्या करने जा रहा हूँ? बीजांड की संरचना बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये अपनी है एक बीजांड की संरचना। इस बीजांड में बीजांड द्वार कहाँ हो गया अपने पास? यहाँ हो गया। जैसे अपन ने यहाँ की स्थिति बताई थी वैसी ही स्थिति यहाँ हो गई। और जो निभाग वाला जो भाग है वो अपना यहाँ हो गया है। और ये क्या है? अपना बीजांड व्रंत है। तो क्या हो गया? ये अपनी सारी स्थिति हो गई। ये बीजांड द्वार की बात हो गई, ये निभाग की बात हो गई और ये बीजांड व्रंत की बात हो गई। ठीक है, तो ये तीनों स्थिति, तो इस प्रकार के जो प्रतीक्त बीजांड होते हैं सबसे मोस्टली प्रकार का बीजांड है जो क्या है अपने पूरे जगत में 82% पादप कुलों में पाया जाता है और बाकी के जो 18% जो बचा है वो सभी प्रकार के बीजांडों में पाया जाता है। ये अकेला कितने प्रतिशत
पादपों में पाया जाता है, 82% पादपों में पाया जाता है। और इस प्रकार ये इस बार ये पूछा गया था ये सवाल कि प्रत्येक प्रकार का बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो ये आंसर था 82% कुलों में प्रत्येक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अब ध्यान देना है, रज्जु बीजांड और प्रत्येक बीजांड दोनों को तो आपको क्या करना है, दोनों की जो है ये आपको परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों याद करनी है, और बाकी के रिमेनिंग जो 4 बचे हैं अपने, उनको आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं बीजांड से आगे गुरु बीजाणु जनन। किसकी बात करेंगे अपन, गुरु बीजाणु जनन। देखिए यदि अपन मैं पिछले वीडियो की बात करूं आपके पास, तो अपन ने लघु बीजाणु जनन की बात की थी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाई थी, लघु बीजाणु जनन कहलाई। अब यहाँ भी अपन ऐसा ही लिखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। अब देखिए जो ये गुरु बीजाणु बनते हैं, ये गुरु बीजाणु भी क्या होते हैं कि 4 प्रकार के बनते हैं। अगुणित कोशिकाएं बनती है, जैसे अपन ने पिछले लघु बीजाणु की बात की कि 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं बनेगी। इन्हें भी अपन लघु बीजाणु इन्हें ही कहते हैं। लेकिन क्या होगा कि इसमें 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी की जो 1 कोशिका होती है, इस 1 कोशिका को अपन सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। इन कोशिकाओं को अपन ने क्या कह दिया, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये गुरु बीजाणु ही क्या रहेगा अपने पास, एक्टिव रहेगा। बाकी की जो तीनों गुरु बीजाणु हैं ये खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, मतलब ये भी अपने पास क्या है, एक कोशिका है। क्या है अपने पास, एक कोशिका है। तो ये कोशिका भी जीवित रहने के लिए क्या करेगी, पोषण की जरूरत पड़ेगी इसे। तो जो इन तीनों प्रकार के जो गुरु बीजाणु खत्म हुए हैं, इन तीनों प्रकार के गुरु बीजाणुओं को इस सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण में काम में ले लिया जाता है, ताकि ये कोशिकाएं व्यर्थ खत्म नहीं हो। तो इनको काम में ले लिया जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु से, और ये गुरु बीजाणु सक्रिय होकर मादा युग्मोद्भिद संरचना, जिसे अपन कहते हैं भ्रूण कोश, उसका निर्माण करता है। मादा युग्मोद्भिद संरचना भ्रूण कोश का निर्माण करता है। वैसे अपन ने भ्रूण कोश के बारे में बीजांड की संरचना में देख लिया था, तो 2 मिनट के लिए अपन यहाँ उसका डायग्राम बना के भी देख लेते हैं कि कौन सी कोशिका क्या काम करती है और कौन सी कोशिका यहाँ स्थित होती है। तो अपने पास पूरे बीजांड की संरचना तो बनाने की जरूरत है नहीं, अपन भ्रूण कोश की संरचना बनाते हैं। भ्रूण कोश की संरचना के अंदर अपन ने बात की थी
कि 60 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और यहाँ ये थोड़ा यहाँ डटा हुआ रहता है, और यहाँ चारों तरफ इस भ्रूण कोश में मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। मृदुतक कोशिकाएं जो होती है, जो क्या होती है, जिसे पेरेंकाइमा कहते हैं, ये कोशिकाएं भोजन प्रदान करती है, जीवित कोशिकाएं होती है जो इनको पोषण प्रदान करती है। तो ये 8 कोशिकाओं का समूह है। ये 8 कोशिकाओं में से अपन ने बात की थी, दोनों जो साइड की कोशिका है, इन कोशिकाओं को अपन ने सहायक कोशिका कह दिया था। क्या कह दिया था? सहायक कोशिका कह दिया था। बीच की जो कोशिका है, इस कोशिका को अपन ने अंड कोशिका कह दिया था। और ये तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड समुच्चय। अब ये जो है, ये बीच की जो कोशिका है, ये 2 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को अपन ने ध्रुवीय या केंद्रीय कोशिका कहा था, और इनको अपन ने प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवीय कोशिका कहा था। तो अब देखिए, इन कोशिकाओं का जो है एक एक केंद्र पाया जा रहा है, इसलिए ये कोशिका अगुणित होगी। क्या है? ये कोशिका कौन सी है? अगुणित होगी। ये तीनों कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, इनमें भी एक एक केंद्र पाया जा रहा है, इसलिए ये कोशिका भी क्या होगी? अगुणित होगी। और ये जो कोशिका है, ये सम्मिलित रूप से कोशिका हो जाती है, और इन कोशिकाओं को अपन एक कोशिका हो जाती है, इससे अपन क्या कहते हैं? द्विगुणित। क्योंकि ये दोनों आपस में जब मिल जाती है, तो मिल जाने के पास इसके पास कितने केंद्र हो जाते हैं? 2 केंद्र हो जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका कहते हैं। और जब ये आपस में मिल जाती है, तो ध्यान रखना, निषेचन में पढ़ेंगे, इसे प्राथमिक भ्रूण कोशिका भी कहते हैं। तो इसी अवस्था में अपने पास कितनी कोशिका है? 7 तो कोशिका है। ये एक कोशिका बन गई ना, तो कितनी कोशिका है? 7 कोशिका है, लेकिन केंद्र कितने हैं? 8 केंद्र है। तो इसलिए जो भ्रूण कोश जो होता है, वो 7 कोशिकीय है, वह 8 केंद्रक युक्त होता है। तो इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे को मैसेज करना कि सर मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मेरे को समझाइए, समझ में नहीं आया तो अपन उसको वापस समझाएंगे। अपना है ये जो 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब अपन आगे बढ़ेंगे 3rd चैप्टर की तरफ। तो इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे साथ ही साथ, और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।